ध्यान देंगे सब। पहले लॉजिक समझेंगे चैप्टर का, और फिर चैप्टर के अंदर चलते हैं। जब भी हम डिसोल्यूशन करते थे, हमने डिसोल्यूशन देखा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसका मतलब क्या होता था? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता था कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्लोज्ड हो गई, वाइंड अप हो गई, पार्टनरशिप फर्म खत्म, उनका बिजनेस क्लोज। अब जब भी बिजनेस क्लोज होता है तो एग्जैक्टली कैसे होता है? हम क्या करते हैं, यानी पार्टनर्स क्या करते हैं? अपनी एसेट्स को सेल करते हैं पहले मार्केट में, ठीक है ना? एसेट को सेल करते हैं, जितनी भी एसेट उनके पास होगी, एसेट 1, एसेट 2, एसेट 3, जितनी भी उनके पास एसेट होगी, एन नंबर्स ऑफ एसेट उनके पास है, लैंड, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्सर्स। मान लो ये लैंड है, ये बिल्डिंग ये प्लांट एंड मशीन है, ये फर्नीचर है, फिक्सर्स है ना? इस तरीके से उनके पास एसेट्स है। तो पहले क्या करेंगे? वो एसेट को बेचेंगे, ठीक है? हम ऐसा ही मानते थे ना, एसेट को बेच देते हैं पहले, और फिर पैसे जो आएंगे उसमें से क्या करेंगे? वो लायबिलिटी को पे करेंगे। लायबिलिटीज को पे करेंगे, ऐसा ही था ना? ऐसा ही हम बोलते थे ना? पहले वो एसेट को सेल करेंगे और फिर जो पैसे आएंगे उसमें से लायबिलिटी को पे करेंगे। जितनी भी लायबिलिटी होगी उनकी, लायबिलिटी 1, लायबिलिटी 2, लायबिलिटी 3, जितनी भी लायबिलिटी होगी उसको पे करेंगे वो। क्लियर? हम इस तरीके से डिसोल्यूशन का एग्जांपल करते थे, और हम मान लेते थे कि सभी की सभी एसेट्स को और सभी की सभी लायबिलिटी को एक ही दिन में सब कुछ बेच बाच के पेमेंट भी कर दिए। एक बात मुझे जरा सोच के बताओ, क्या सभी की सभी एसेट्स, जितनी भी एसेट्स होगी, क्या एक दिन में हम बेच पाएंगे? नो सर। नो, ये पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। दिस इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकली पॉसिबल, है ना? फिक्स्ड एसेट्स को बेचना इतना इजी नहीं होता है। वो बिक तो जाता है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, वो बिक जाएगा, लेकिन आपकी प्राइस के अंदर सामने वाला एग्री होना चाहिए। आप बोलोगे 10 लाख, वो बोलेगा 5 लाख रुपए। आप बोलोगे 9 लाख, वो बोलेगा 6 लाख रुपए। एक एग्रीड प्राइस होनी चाहिए दोनों के बीच में, तब जाके वो बिकेगा। तो हम क्या एज्यूम करते थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में? क्या एज्यूम करते थे कि सभी की सभी एसेट को एक ही दिन में बेच दिया। फिर क्या एज्यूम करते थे कि सभी की सभी लायबिलिटी को एक ही दिन में पे कर दिया। अरे ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है कि सभी की सभी लायबिलिटी को एक दिन में पे कर पाओ। आई बात समझ में? क्या प्रॉब्लम होती थी इसके अंदर? एक्चुअली क्या होता है पता है? एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता है पता है? हम किसी एसेट को बेचते हैं ना, पहले मान लो आपने इस एसेट को बेच दिया, समझ लो फॉर एग्जांपल आपने लैंड को बेच दिया, लैंड को आपने सेल कर दिया। जैसे ही आप लैंड को सेल करोगे ना, उससे जो पैसे आएंगे ना आपके पास, उसके जो पैसे आएंगे उसको आप पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। किसको? अरे लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा। दुकान के बाहर, पार्टनरशिप फर्म के बाहर पैसे मांगने वालों की लाइन पड़ी हुई है। दुनिया भर में ये बात फैल गई है कि आप पार्टनरशिप फर्म बंद कर रहे हो। लोगों के फोन आना शुरू हो गया है कि मेरे पैसे का क्या, मेरे पैसे का क्या। जैसे ही कोई एसेट बिकेगी ना, तुरंत उसका पेमेंट करना पड़ेगा आपको, लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरी एसेट बिकेगी, तुरंत लायबिलिटी का पे करना पड़ेगा। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि काम करो, सबकी सब एसेट पहले बेच दो, पहले पैसे इकट्ठा करो और फिर धीरे धीरे लायबिलिटी को पे करो। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी गलत थिंकिंग था। डिसोल्यूशन हम करते थे, प्रोसेस बराबर था, लेकिन जो एक ही दिन वाली बात थी ना कि एक दिन में हो जाता है, ये ऐसा नहीं होता।
तो फिर एग्जैक्टली कैसे होता है वो समझना है, और इसलिए इस चैप्टर को बनाया गया। चैप्टर का नाम क्या है देखो, ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पिसमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। अब इस हेडिंग को समझो, ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ एसेट, इसका मतलब क्या, हम एसेट को धीरे धीरे बेचेंगे। कभी भी कोई भी पार्टनरशिप फर्म में सबकी सब एसेट एक दिन में नहीं बिकती, स्लोली ग्रेजुअली सेल करते हैं, ग्रेजुअल, स्टेप बाय स्टेप। एक बात मुझे बताओ, सुनो, आपके पास ये पार्टनरशिप फर्म की बिल्डिंग है, समझना, यहाँ पे अंदर रखा फर्नीचर है, यहाँ पे फर्नीचर रखा हुआ आपने, है ना, यहाँ पे आपने कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, यहाँ आपने एसी रखा हुआ है, ये एसी है, ये फर्नीचर है, ये कंप्यूटर है ना, बाहर आपके पास कार पड़ी हुई है, आया ना। बताओ, आप पहले लैंड को बेचोगे, पहले आप बिल्डिंग को बेच दोगे, कि पहले आप अंदर की एसेट को बेचोगे? पार्टनरशिप फर्म में पहले बिल्डिंग को ही बेच देंगे या अंदर की एसेट को पहले बेचेंगे? एसेट को, एसेट को, एसेट को पहले बेचेंगे ना। अरे अरे बाबा, अरे सर, अगर आपने बिल्डिंग को बेच दिया तो फिर एसेट को कहां रखोगे? मैदान में? कि मैदान में आ जाओ, मैदान में सेल करेंगे? यार मैं कौन सा मैदान, और एसेट की हालत क्या हो जाएगी फिर। तो भले आपको बिल्डिंग खरीदने वाला बंदा मिल गया हो, लेकिन उसको क्या बोलेंगे कि बिल्डिंग तेरे को बेचेंगे, लेकिन 2 महीने बाद, यार अभी मेरे को ये सब एसेट पहले बेचने की। तो समझ रहे हो ना, व्हाट आई एम सेइंग इज, आप ग्रेजुअली बेचोगे। पहले आप, हो सकता है पहले कार बेच दो, हो सकता है फिर आप फर्नीचर बेचो सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे इसको बेच दिया, फिर आप हो सकता है कंप्यूटर्स बेच दो थर्ड नंबर पे, फिर अब एसी बेच दो फोर्थ नंबर पे, और फिर बिल्डिंग बेचो, अंदर का स्टॉक बेचो। ग्रेजुअली होगा ना सब कुछ। दैट इज व्हाट ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप। रियलाइजेशन का मतलब क्या, उसको बेचना, रियलाइज करना, उसमें से पैसे कलेक्ट करना। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर, यस सर। अरे बाबा, सामने वाला अगर कोशिश करे उसको अप्रिशिएट तो करो। एक्चुअली ये गलत तरीका है। अगर सामने वाला कोशिश कर रहा है आपको समझाने के लिए, डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं जाके आपकी फंडामेंटल्स क्लियर कर रहा है, यू शुड अप्रिशिएट एवरीवन। अगर आप मेहनत करके अगर फर्स्ट नंबर लाओगे और अगर मैं आपको अप्रिशिएट ही नहीं करूंगा तो क्या मतलब, आप बोलोगे सबको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे। सी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पिछले 20 साल से कर रहा हूं ये काम, लेकिन ये गलत तरीका है यार। और 20 साल काम करूंगा, बहुत सारे बच्चे आएंगे, बहुत सारे जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट यू शुड अप्रिशिएट समवन। और करना क्या है तुम्हें, यस और नो बोलना है। ये मैंने समझाया इसका मतलब। सर ये क्या होता है, अब इसको समझते हैं ध्यान से, हाँ, किस तरह से। चल एक बात बता, तूने अपनी सभी एसेट बेच दी, 1 बाय 1 एसेट बेची, ठीक है। तूने अपनी एक एसेट बेच दी, एक एसेट बेची, उसमें से तूने अपनी लायबिलिटी एक पे कर दी। कौन सी लायबिलिटी, समझाता हूं मैं आपको। अभी एज्यूम करो कि जैसे एसेट बिकी, एक लायबिलिटी पे कर दी, दूसरी एसेट बिकी, लायबिलिटी पे कर दी। आपने अपनी सभी एसेट बेच दी, और बेचने से आपके पास आए फॉर एग्जांपल 1000 रुपए। उसमें से आपने आपकी सभी लायबिलिटी पे कर दी, लायबिलिटी पे करने से आपके पास से गए 800 रुपए, अब भी बचे हैं 200 रुपए। बताओ ये 200 रुपए किसके, ये इसको कौन बांटेगा? पार्टनर्स के बीच पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। बटेगा ना, ऑब्वियसली यार। मतलब
When all the assets are sold, from that all the liabilities are paid, what left is 200, that is going to be distributed among the partners. Yes, ये 200 रुपए पार्टनर के हैं, लेकिन तो मेरी बात तो सुन, 200 रुपए बचे हैं, दिस इज द अमाउंट लेफ्ट। पार्टनर 3 है, ए बी एंड सी, इनकी कैपिटल है, इसकी 300 कैपिटल है, इसकी 150 कैपिटल है, और इसकी 100 कैपिटल है। अब मुझे बताओ, ये 200 रुपए जो बटेंगे इन तीनों के बीच में, वो कैसे बटेंगे? मतलब पैसे कम है, 200 रुपए है, और बांटने हैं, ए को चाहिए 300, बी को चाहिए 150, सी को चाहिए 100, कुल मिला के कितने? 300, 150, 450 प्लस 100, 550 रुपए। हमारे पास ऐसे है ही 200 रुपए। अब सवाल ये है कि 200 इन तीनों में बटेंगे कैसे? क्या मारामारी करेंगे ये लोग 200 रुपए के लिए? चलो द्वंद्व युद्ध करते हैं, आ जाओ, जो जीता वो पैसे ले जाए। क्या करेंगे? क्या इसको हम बोलते हैं क्या? पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। यानी पैसे बचे कम है और पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो कैसे बांटे? कोई तरीका है, कोई सिस्टम है, कोई मेथड है? यस है, इसको हम बोलते हैं पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। क्लियर? लॉजिक क्लियर? अब करना क्या पता है इस चैप्टर के अंदर? चैप्टर का नाम था ग्रेजुअल रियलाइजेशन। एक बार फिर से देखो, ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ये चैप्टर का नाम था ना। इसका मतलब क्या था? एसेट को आपको बेच देना है धीरे धीरे। एसेट इज ग्रेजुअली सोल्ड। एसेट्स, ऑल द एसेट्स आर नॉट सोल्ड ऑन अ वन पर्टिकुलर डे। अब ये काम हमको इस चैप्टर में करना नहीं है। एसेट को किस तरीके से बेचते हैं, उसमें कौन सी एंट्री पास करते हैं, है ना? फिर अगर एसेट कोई पार्टनर ले जाए तो कौन सी एंट्री पास करते हैं, किसी एसेट को लायबिलिटी के लिए सेट ऑफ करे तो कौन सी एंट्री पास करते हैं, ये सब हमने देख लिया, डिसोल्यूशन में देख लिया। मतलब यहां कुछ नया नहीं सीखना। तो ये नहीं करने वाले, हम करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर ये वाला काम। मतलब क्या? एसेट को बेचने से आपके पास जो पैसे आए, सभी एसेट को बेचने से जो पैसे आए, एक्चुअली सभी एसेट साथ में थोड़ी बेचते है ना, एसेट धीरे धीरे बेचेंगे ना। तो स्टेप बाय स्टेप, मैं क्या लिख रहा हूं देखो, स्टेप बाय स्टेप, यानी धीरे धीरे एसेट को बेचने से जो पैसे आते हैं आपके पास, वो आप लायबिलिटी पे करते हो ना। अब मुझे बताओ कौन सी पहले लायबिलिटी पे करोगे? यानी हमने बेच दिया फर्नीचर, हमने फर्नीचर बेच दिया 5 लाख रुपए में, लेकिन हमारी लायबिलिटी है 50 लाख रुपए की। उसमें क्रेडिटर्स भी है, बैंक लोन भी है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सुनो सुनो, मैं लिख के समझाता हूं आपको। आपने बेचा फर्नीचर, फर्नीचर कितने बेचा आपने? 5 लाख में, जिसमें से आपको लायबिलिटी पे करनी है। अच्छा, लायबिलिटी में कौन कौन सी लायबिलिटी है? आपके क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स आपके 7 लाख रुपए के हैं। आपने बैंक लोन लेके रखी हुई है 10 लाख रुपए की। बिल्स पेएबल है 2 लाख रुपए के, है ना? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 1 लाख रुपए के। गवर्नमेंट के टैक्सेस बाकी है आपको पे करना 2 लाख रुपए के। अब मुझे बताओ, ये 5 लाख को आपको इसमें बांटना है ना। याद रखना,
आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। एक काम करो, पहले एसेट को बेचने से पहले पैसे इकट्ठा करो, फिर हम साथ में पे कर दो। ऐसा नहीं होता। जैसे आप किसी भी एसेट को बेचोगे ना, जितने भी आपके लायबिलिटी होगी उनको पता चल जाएगा कि आपने कोई एसेट बेची है, वो पैसे मांगने आ जाएंगे दुकान में। अब आप मुझे बताओ, इसमें से कौन सी लायबिलिटी को पहले पे करोगे? टेल मी। आपके पास 5 लाख रुपए है, गेस तो करो। गवर्नमेंट टैक्स। गवर्नमेंट के टैक्सेस, वेरी गुड। और कोई? बिल्स पेबल। वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड। अब सुनो, देख रहे हो ना, हम 30-40 लोग हैं, फिर भी हमारे कितने अलग अलग ओपिनियन आ रहा है कि सर पहले इसको पे करना चाहिए, पहले इसको पे करना चाहिए। तो फिर पार्टनरशिप एक्ट में लिख ही दिया, एक्ट में लिख दिया है कि ऐसे केसेस में पहले किसको पे किया जाएगा। तो आपको एक्ट में ही बोल दिया कि पहले इस तरह से पेमेंट करो, फिर बात खत्म। तो आपको उस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पेमेंट कैसे करोगे? देखो, पहले पेमेंट किसे किया जाएगा? देखो आपके पेमेंट में लिखा हुआ है, फर्स्ट पेमेंट इज डन टू, बोलो किसको लिखा है, बताओ बोलो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पहले पे करेंगे, किसी भी क्रेडिटर्स को नहीं, किसी भी लायबिलिटी को नहीं। ये ऑर्डर याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आएगा। द फर्स्ट पेमेंट गोज टू फॉर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। यार बताओगे ये क्या होता है? कोई बताएगा ये होता क्या है? कभी इस पर हमने चर्चा की नहीं है, बट नाउ द टाइम टू डिस्कस ऑन दैट। ये एग्जैक्टली क्या होता है सर? બિઝનેસ જે બિઝનેસની એસેટ વેચતા હોય યા બિઝનેસ આપણે જે સોલ્વ કરતા હોય. हेलो, सेकंड पेमेंट किसमें जाना चाहिए? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। सर अभी ये क्या बवाल है सर? ये दूसरे क्रेडिटर्स सुनने को आए सर? यस, ये क्रेडिटर्स का मतलब क्या है? क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि जिसको आपको पेमेंट करना है बिजनेस के अंदर, लेकिन ये प्रेफरेंशियल है। प्रेफरेंशियल का मतलब क्या? जिसको आपने प्रायोरिटी दी थी, जिसकी प्रायोरिटी है। इसका मतलब क्या सर? कौन से क्रेडिटर्स होंगे? इसके अंदर आने वाला है गवर्नमेंट के टैक्सेस। याद रखो, अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट के टैक्सेस पे करना बाकी है तो ये इसके अंदर पहले देना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या बोलेगी? अरे भाई पहले पैसे हमको दो, है ना, फिर तेरे बाकी सब क्रेडिटर्स। तो आपको देने पड़ेंगे गवर्नमेंट के टैक्सेस एंड गवर्नमेंट के ड्यूज कोई बाकी होगी तो। अगर आपको कोई जीएसटी पे करना बाकी है या आपको कोई इनकम टैक्स पे करना बाकी है तो ये सब पहले पे करना पड़ेगा। थर्ड पे आने वाला है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। व्हाट इज सिक्योर क्रेडिटर्स? सिक्योर क्रेडिटर्स वो होते हैं कि जिन्होंने आपको पेमेंट किया है, आपको लोन दी है, और बदले में आपकी कोई एसेट को इन लोगों ने मॉर्गेज करवाया है। यानी मान लो बैंक लोन, बताओ क्या बैंक लोन हमको विदाउट सिक्योरिटी मिलती है क्या? नहीं मिलती है। हमको बैंक लोन लेने में हमको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। सो बैंक लोन इज द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। So the first payment goes to this one, relation expenses. Second payment goes to, third payment किसे जाएगा? Secured creditors. और अगर पैसे बचे हैं फिर किसे जाएगा? Unsecured creditors. एंड लास्ट में अगर पैसे बचे हैं तो कहां जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल को पेमेंट किया जाएगा। बोलिए। बोलिए।
अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद यहां बीच में आएगा पार्टनर्स लोन, एंड फिर नीचे जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल के लिए। सो फिफ्थ स्टेज पे क्या आएगा? पार्टनर्स लोन, एंड सिक्स्थ स्टेज पे क्या आएगा? कैपिटल। ओके, तो ये तो तय हो गया। तो लायबिलिटी को पेमेंट करने में तकलीफ नहीं होगी, लेकिन प्रॉब्लम कब होगी? पार्टनर्स कैसे पैसे बांटेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में तकलीफ होगी। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? अभी पार्टनर्स झगड़ेंगे अंदर, क्योंकि लास्ट पेमेंट तो पार्टनर्स कैपिटल के लिए होगा, ये वाला। और होगा क्या? पैसे आपके पास कम हो गए, आपके पास पैसे इतने हो गए और देने इतने इतने और इतने हो गए। अभी ये लोग ना झगड़े, अंदर अंदर झगड़ा ना करे, मारामारी ना करे, खून खराबा ना करे, इसलिए इन लोगों के लिए भी एक मेथड बताई गई। उसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ, क्या बोलते हैं? मेथड्स ऑफ पिसमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। मेथड्स ऑफ पिसमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। अब इसके अंदर आपको दो मेथड है, एक है सरप्लस कैपिटल मेथड, एंड दूसरा है मैक्सिमम लॉस मेथड। दो तरीके हैं इसको बांटने के, सरप्लस कैपिटल मेथड एंड मैक्सिमम लॉस मेथड। शायद आपको कोर्स में यही है, सरप्लस कैपिटल मेथड ही है कोर्स के अंदर, कॉलेज के लेवल पे सिर्फ इतना ही है। अगर टाइम मिला तो मैं आपको एक एग्जांपल इसका भी करा दूंगा, मैक्सिमम लॉस में कैसे होता है। बस अब मुझे समझाना है कि ये कैसे करते हैं, ठीक है? तो मुझे समझाना है ये आपको, क्लियर?